नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के साथ। जी हां, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन जाकर राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। खबर है कि उन्होंने कैबिनेट विस्तार को लेकर राज्यपाल से चर्चा की है। राज्यपाल से मुलाकात के पहले मुख्यमंत्री आरएसएस के प्रदेश कार्यालय भी पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि पार्टी और सरकार दोनों की ही प्राथमिकता में पहले कोरोना के चलते लॉकडाउन बढ़ाए जाने या फिर ढील दिया जाना है। 17 मई के बाद पार्टी और सरकार मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला लेगी। इधर पूर्व मंत्री और सिंधिया समर्थक इमरती देवी और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तय है और सिंधिया समर्थक जो भी पूर्व मंत्री रहे हैं वो सभी शिवराज सरकार में भी मंत्री बनेंगे। हालांकि तोमर ने यह भी कहा कि वो सीएम के फैसले के साथ है। वहीं इमरती देवी ने कांग्रेस पर तंज भी कसा है। 17 तारीख को लॉकडाउन के बारे में सारी जो तैयारियां हैं उस पर हम सब टास्क फोर्स, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल, सरकार सब मिलकर के जनता के ओपिनियन लेने के बाद कि कोरोना वॉरियर्स, ये हमारे कोरोना के बारे में आगामी जो लॉकडाउन है उसके बारे में क्या करना है, मैं ऐसा मानता हूं कि उस पर एक 17 तारीख तक सारी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का संगठन बाद गठन होगा। अगर कोरोना नहीं फैलता तो वो तो जब ही बन जाते। सबसे जल्दी सरकार का विस्तार होने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल न्यूज रूम का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज है और इस बीच इमरती देवी और प्रद्युम्न सिंह तोमर का यह दावा भी ठोक देना कि सिंधिया समर्थक जितने भी हैं जो पूर्व मंत्री रहे वो फिर से मंत्री बनाए जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर दावा कितना सही है ये तो मंत्रिमंडल विस्तार के साथ में होगा, पर लेकिन ये बात बिल्कुल सही कही जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक थे, जो पिछली सरकार में मंत्री हुआ करते थे, जिनके सहयोग से बीजेपी ने सरकार बनाई है, उन सभी का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। और वो चेहरे जो है उनमें से 2 चेहरे अभी मंत्रिमंडल के सदस्य भी है, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट। इसके अलावा प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ये वो नाम है जो कि मंत्रिमंडल में संभावित तौर पर इनको देखा जा रहा है कि आगे इनको शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा जो 4 अन्य चेहरे हैं जिनमें राजवर्धन दत्तीगांव, इसके अलावा एदल सिंह कंसाना, बिसाहूलाल सिंह और हरदीप सिंह डंग, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। सबसे ज्यादा रस्साकसी बीजेपी के चेहरों को लेकर है। बीजेपी के अंदर कई ऐसे सीनियर चेहरे और नए दावेदार सामने निकल कर आए हैं जिनके बीच में अब ये कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर इनमें किसको शामिल किया जाए। और जो पूरी माथापच्ची, जो पूरी एक्सरसाइज है वो इसी बात को लेकर चल रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल से मुलाकात ये बताती है कि जल्दी मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। हालांकि लॉकडाउन 3.0 यानी कि जो लॉकडाउन वर्तमान में चल रहा है वो जब खत्म होगा 17 तारीख को, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है। पर चेहरे कौन से शामिल होंगे इस बात को लेकर अंतिम दौर तक रस्साकसी जारी है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से चर्चा की। उसके बाद वो आरएसएस के जो भोपाल में जो कार्यालय है संविदा, वहां पहुंचे, वहां पर आरएसएस के पदाधिकारियों से उनकी चर्चा हुई और उसके बाद में राज्यपाल से मुलाकात करना। तो आज दिन भर यह कयास लगते रहे कि साथ मंत्रिमंडल की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के अंदर जल्द सुनाई देगी और विस्तार जो है वो 2 से 4 दिन के अंदर कर लिया जाएगा। पर लेकिन जो बात कही जा रही है कि चेहरे अंतिम दौर तक उनके नामों को लेकर रस्साकसी लगातार जारी है। लिहाजा अब ये माना जा रहा है कि जब ये मौका मिला है तो आखिर एक्सरसाइज भी पूरी कर ली जाए। लिहाजा ऐसे में 17 तारीख के बाद जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो संभावना जताई जा रही है कि संभवतः 18 तारीख या फिर उसके 1-2 दिन के अंदर ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल सुधीर, सबकी निगाहें टिकी हुई है और देखना भी होगा कि कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होता है और इसमें किस किस को जगह मिलती है। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं ने फेस मास्क बनाए हैं, जिसके बारे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल लालजी टंडन को जानकारी दी है। सीएम ने बताया कि कोरोना संकट के समय वायरस के फैलाव को रोकने के लिए फेस मास्क बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रदेश में महिलाओं ने 6 लाख से अधिक मास्क तैयार किए हैं, जिसकी राशि 66 लाख महिलाओं के खाते में जमा की जा चुकी है। इस दौरान सीएम ने राज्यपाल को मास्क के नमूने भी भेंट किए।
मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए बिजली के बिल जमा करने के लिए ऑनलाइन प्रावधान निकाला है। सरकार अप्रैल साल 2019 की खपत के अनुसार अप्रैल साल 2020 में बिल वसूल रही है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बिजली कंपनी की तरफ से जो बिल बांटे जा रहे हैं वो गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर में आम जनता के जो बिजली बिल पिछले महीने तक 200 रुपए तक के आते थे, अब वो 4 से 5 हजार के बीच आ रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के चलते सावेर रोड स्थित कुछ फैक्ट्रियां बंद होने के बाद भी उनका बिजली का जो बिल है वो 2 से 5 लाख तक के बीच आया है, जबकि बिजली 100 यूनिट भी खपत नहीं हुई है। उपभोक्ताओं की शिकायत है यह भी है कि गर्मी में मेंटेनेंस के नाम पर घंटों तक बिजली कटौती होती है, फिर भी भारी भरकम बिल आ रहे हैं। हाल ही में मालवा चैंबर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, इन बिलों पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। आम जनता से लेकर उद्योगपति वास्तविक खपत पर प्रति यूनिट दर की गणना की मांग कर रहे हैं, वहीं अब विपक्ष इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके प्रियव्रत सिंह भी इस मामले में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नजर आए। तो यही वो ट्वीट किया है प्रियव्रत सिंह ने। कुछ समय पहले तो आप बिल जला रहे थे और जनता को बिल नहीं भरने के लिए कह रहे थे, लेकिन अब जैसे ही आप सत्ता पर काबिज हुए, अब सत्ता में बैठकर हजारों का बिल आप पहुंचा रहे हैं। तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं प्रियव्रत सिंह और अब उन्होंने जो भारी भरकम बिजली के बिल आ रहे हैं उसको लेकर के बीजेपी सरकार को घेरा है। सुबह 10 बजे थे, लाइट चले आ रही है, हम ऑफिस आए थे, हमको आने में भी यहाँ बिल्डिंग में भी यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है, लिफ्ट बंद हो जाती है और आसपास रोज़ का ही है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली जा रही है लाइट। तो क्योंकि घर पे बच्चों भी रहते हैं, उनके लिए भी परेशानी है, बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी परेशानी है। जो बार बार जा रही है उसका मेंटेनेंस रखना चाहिए इनको। पहले के टाइम में अभी जब से 5 साल से देखने में आ रहा है कि इतनी ज़्यादा कटौती नहीं हो रही थी। गर्मी में ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, तो अभी बारिश आने वाली है, बारिश के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स होगी, फेस करना पड़ेगी। पूरे प्रदेश में अप्रत्याशित विद्युत कटौती हो रही है। 3-3, 4-4 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है बिना पूर्व सूचना के, और यहाँ ट्रांसफार्मर जिन गांवों में जले हैं उन्हें न बदला जा रहा है और कई ग्रामीण क्षेत्र हमारे अंधेरे में हैं। अगर ये परिस्थिति बनी रही प्रदेश में तो प्रदेश की जनता में हाहाकार मचने की स्थिति हो जाएगी। क्या 17 मई के बाद मध्य प्रदेश में लॉकडाउन खोला जा सकता है? प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो लॉकडाउन खोलने की स्थिति में हैं? इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। रेड और ऑरेंज जिले के कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों से फीडबैक भी मांगे गए, उनके सुझाव लिए गए। इन फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और राज्य सरकार को भेजी जाएगी। बता दें कि सभी मंत्रियों ने अलग अलग जिलों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली। इस दौरान प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल, उज्जैन, रतलाम और विदिशा जिलों की स्थिति पर चर्चा की, तो वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा जिले पर चर्चा की। मंत्री कमल पटेल जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, बुरहानपुर की रिपोर्ट लेकर पहुंचे, तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर और नीमच जिलों में रियायत को लेकर खाका तैयार किया, जबकि मंत्री मीना सिंह मांडवे ने देवास, धार, आगर मालवा और रायसेन की रिपोर्ट पर चर्चा की। सभी जिलों की रिपोर्ट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और केंद्र को भेजी जाएगी। बता दें कि लॉकडाउन 4 को लेकर के केंद्र ने राज्यों से सुझाव मांगे थे। आम जनता से भी सुझाव मांगे हैं। कलेक्टरों को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की है। माननीय मुख्यमंत्री जी माने बाद धर्म गुरुओं से बात करने वाले हैं और जितने भी प्रदेश के अंदर राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बात करने वाले हैं और सबका सार लेकर प्रधानमंत्री जी को लॉकडाउन के बारे में भेजना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पुजारियों को 3 महीने का पैकेज देने की मांग की है। पत्र में कमलनाथ ने लिखा है कि लॉकडाउन के कारण भक्त मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे में मंदिरों में आने वाला चढ़ावा बंद हो गया है, लिहाजा मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए प्रति मंदिर 5-5 हजार रुपए हर महीने के हिसाब से 3 महीने तक दिए जाए। साथ ही पुजारियों को 7.5-7 हजार रुपए दिए जाने चाहिए।
इंदौर में कोरोना के 91 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही इंदौर में अब तक मिले कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2107 हो गई है। कोरोना से 3 नई मौत की पुष्टि भी हुई है। इंदौर में कोरोना से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि ताजा रिपोर्ट में 1026 सैंपल की जांच की गई थी, जिनमें से सिर्फ 91 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक 974 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। नए कोरोना मरीजों में आबकारी विभाग के एक सब इंस्पेक्टर भी संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए चोइथराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर आबकारी विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग फिलहाल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के काम में जुटा हुआ है। एक 1026 सैंपलों की जांच की गई। उन सैंपलों में 91 जो है वो पॉजिटिव आए हैं और जो है वो 935 नेगेटिव सैंपल्स आए हैं। अभी तक कुल मिला के हमारे पास 2107 सैंपल्स पॉजिटिव हो चुके हैं और मृत्यु का आंकड़ा कल की 3 मृत्यु मिला के है और जो है वो उसकी 95 हो चुकी है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2100 के पार हो गई है। हर रोज नए मरीज मिल रहे हैं। कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें खुद पता नहीं कि वो पॉजिटिव आखिर कैसे हो गए हैं और वो कैरियर बनकर दूसरों को संक्रमित करने में लगे हैं। ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो संक्रमित कैसे हुए हैं। ऐसे केस खोजने में अब स्वास्थ्य विभाग के पसीने छूट रहे हैं। अभी शहर में कम लक्षण वाले संक्रमितों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की योजना है कि पहले जितने भी कम लक्षण वाले संक्रमित मिले हैं उन्हें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए ही चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में रखने की नीति है। अब जो केसेस हैं मैक्सिमम जो है वो एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, उनका रेजिस्टेंट पावर्स बहुत अच्छा है। इसके कारण उन्हें सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कैरियर तो हैं। ऐसे कैरियर्स को पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फैलाने का काम यही कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये कोई फर्स्ट कांटेक्ट में आ चुका है या जिनके घर में या ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ चुका है जो पॉजिटिव है और उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो हमें उसको जो है वो मॉनिटरिंग करना है और उसकी सैंपलिंग करवाना है। कोरोना संक्रमण छूने और नजदीक बैठने से ज्यादा बढ़ता है। ऐसे में जबलपुर में डॉक्टर्स ने अब तय किया है कि वो मरीजों का इलाज तो करेंगे, लेकिन थोड़ा बदले हुए अंदाज में। दरअसल पुराने समय में वैद्य अपने मरीजों का इलाज कम से कम छूकर ही किया करते थे। वो लक्षणों के आधार पर और मरीज की हालात को देखकर उनको दवाइयां देते थे। वक्त बदलने के साथ मरीजों की जांच के तौर तरीकों में भी बदलाव हुए हैं। लिहाजा अब कोरोना संक्रमण के बाद सोशल डिस्टेंसिंग को अमल में लाते हुए डॉक्टरों ने भी पुरानी पद्धति से इलाज का फैसला लिया है। डॉक्टरों का मानना है कि मरीज के इलाज के लिए जरूरी नहीं है कि डॉक्टर उनके नजदीक जाए और उन्हें छूकर ही बीमारी का पता लगाएं। मरीज की हालत, बीमारी के लक्षण और डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर भी बीमारी की रोकथाम और उसके उपचार का आकलन कर सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर हम जूनियर डॉक्टर्स इस नोटस थेरेपी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो ये तो स्थायी व्यवस्था है विश्व में। आजकल अब सब लोग बात कर रहे हैं टेलीमेडिसिन की, कि जहाँ कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं, अपने घर बैठे डायग्नोसिस। तो वहाँ तो यहाँ तो कम से कम फिजिकली अपन एक बार देख रहे हैं, बात कर रहे हैं विदाउट टचिंग। तो मेरा मानना ये है इस पूरे विषय पर कि स्पर्श करना जरूरी नहीं। केवल 5 से 10% केस ऐसे होते हैं जिनमें हाथ से स्पर्श करके देखना पड़ता है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए शासन प्रशासन हर स्तर की कोशिश कर रहा है। वहीं भिंड जिला अस्पताल में प्रबंधन सरकार की मंशा पर पानी फेरता नजर आ रहा है। दरअसल भिंड जिला अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को संदिग्ध मरीजों के साथ रखा जा रहा है। ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा और बढ़ गया है। हालात यह है कि संक्रमित मरीजों के परिजन भी उनके साथ ही रहने को मजबूर है। इस मामले में कलेक्टर छोटे सिंह का कहना है कि पॉजिटिव मरीजों को रखने के लिए अलग से व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उसी रूम में उनको 3 मीटर की दूरी बनाकर रखा जा रहा है। अब बेड्स के बीच में ऑपरेशन करने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें 2 से 3 दिन का समय लगेगा। प्रशासन की इस लापरवाही से एक बात तो जाहिर हो चुकी है कि प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा कोरोना संक्रमण को रोकने की जगह फैलाने की पूरी तैयारी कर रखे हैं। जिसकी बात कर रहे हैं वो पहले से वहीं पे था और वो पॉजिटिव आया है और उसके परिवार के सदस्य भी वहीं पे हैं और अभी उसको उसके परिवार के सदस्यों से भी अलग सेपरेट कर दिया जाएगा। नहीं भाई, अगर लेटे तो रहेंगे ही, कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही। हर एक के लिए हमारे पास सेपरेट रूम नहीं है।
तो जो 3 मीटर की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से उनको सेपरेट रखा गया है। आप लोगों को कई जगह इस तरह का भ्रम हो रहा है कि अपन जो है हर एक के लिए अलग कमरे में ही व्यवस्था करें, वो संभव नहीं है। मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर जगदलपुर से आपको बता दें, एनएमडीसी ने आयरन ओर की कीमतें घटा दी है। एक महीने में 2 बार आयरन ओर के दाम घटे हैं। छत्तीसगढ़ के इस्पात उद्योग को अब इससे बहुत फायदा होगा। आयरन ओर में अब 900 रुपए की कमी कर दी गई है। DRCLO में करीब 1050 रुपए प्रति टन कीमत कम कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयरन ओर की कीमतें घट गई हैं और अब ये एनएमडीसी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। एक महीने में 2 बार आयरन ओर की जो दाम है वो घटाए गए हैं। अब इससे निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ का इस्पात उद्योग है उसको बहुत फायदा होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा से। नरेश, आयरन ओर की कीमतों में काफी कमी की गई है। जी हाँ, देखिए, नवरत्न कंपनी एनएमडीसी ने ये राहत दी और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बैलाडीला की खदानों से स्पंज आयरन का काफी ज्यादा क्रय होता है। इस्पात जो इंडस्ट्रीज है, आयरन और इंडस्ट्रीज है छत्तीसगढ़ की, ये यहाँ से काफी ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल लेती हैं और क्योंकि पूरे देश में जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो काफी कम हुई हैं क्योंकि इसका जो उपयोग है वो कम हुआ है, तो इसकी वजह से इससे एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा और एनएमडीसी की इस पहल का फायदा होगा। तो जो आयरन ओर की कीमत है वो 2 बार घटाई गई हैं और जो हालात दिख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए एनएमडीसी ने ये पहल की है और इससे इस्पात इंडस्ट्रीज को विशेष तौर पर राहत मिलेगी और आने वाले समय में इससे उत्पादन में भी वृद्धि होगी। जी, शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको जगदलपुर से बता रहे हैं, आयरन ओर की कीमतों को घटाया गया है। एनएमडीसी ने एक बार फिर से एक महीने में दूसरी बार हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि आयरन ओर की कीमतों को घटाया गया है। तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ के इस्पात उद्योग को इससे फायदा होगा। आयरन ओर में 900 रुपए की कमी की गई है और DRCLO की अगर बात की जाए तो 1050 रुपए प्रति टन कीमत भी इसमें कमी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जगदलपुर से, एनएमडीसी ने आयरन ओर की कीमतों को घटाया है। एक महीने में 2 बार आयरन ओर के दाम घटाए गए हैं और जो छत्तीसगढ़ का इस्पात उद्योग है उसको निश्चित ही इस बड़े फैसले के बाद फायदा होगा। एक महीने में दूसरी बार ये कीमतें घटाई गई है। आयरन ओर में 900 रुपए की कमी की गई है और इसके साथ ही DRCLO की अगर आपको उसके बारे में जानकारी दें तो 1050 रुपए की उसमें कमी की गई है। बड़ी खबर जगदलपुर से बता रहे हैं, आयरन ओर की कीमतें एक बार फिर से घटी है और छत्तीसगढ़ के इस्पात उद्योग के लिए एक ये बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। इससे इस्पात उद्योग काफी बढ़ेगा और इसके अलावा जो कीमतें घटाई गई है उससे उसको फायदा भी होगा। एक महीने में ये दूसरी बार आयरन ओर के दाम घटे हैं। आयरन ओर की बात की जाए तो 900 रुपए करीब उसमें घटाए गए हैं और DRCLO की अगर बात करें तो 1050 रुपए प्रति टन की जो कमी की गई है वह उसमें भी उसकी भी कीमतें घटाई गई हैं। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं नरेश मिश्रा, हमारे संवाददाता। नरेश, किस नजरिए से आप देखते हैं कि एक महीने में दूसरी बार आयरन ओर के दाम घटा दिए गए हैं? आप इसके फैक्टर्स भी क्या मानते हैं कि आखिर क्यों कीमतों में कटौती की गई है? नरेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए फिलहाल नरेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी खबर आपको जगदलपुर से बता रहे हैं, आयरन ओर की कीमतें एक बार फिर से घटाई गई है। एक महीने में दूसरी बार ये कीमतें घटाई गई है और अब छत्तीसगढ़ का जो इस्पात उद्योग है उसको जरूर इस बड़े फैसले के बाद और भी फायदा होगा।
बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के पहले हिस्से का आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है। इसके तहत सबसे ज्यादा ध्यान एमएसएमई यानी कि लघु, छोटे और मध्यम उद्योग पर दिया गया है। इस सेक्टर को 3 लाख करोड़ का कर्ज बिना किसी बैंक गारंटी के दिया जाएगा। इसके अलावा उन कर्मचारियों को जिनकी आय 15,000 महीने से कम है, सरकार उन्हें 24% पीएफ अपने पास से देगी। घरेलू उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि 200 करोड़ तक के टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, यानी ये टेंडर स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी दी गई है। साथ ही हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को भी कई रियायत दी गई है। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस की दर में भी 25% की कटौती की गई है। आयकर रिटर्न के लिए अब डेट बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी गई है। तीन लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा। ईपीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझकर ना रह जाएं। इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। जो अभी काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं देश भर में, चाहे वो रेलवेज का हो, सड़कों का हो, हाईवेज का हो, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हो, ताकि मुकदमेबाजी या बाकी सब ना हो और मानसिक रूप से भी ठीक रहे और अच्छा काम करके समय पर पूरा कर सकें। तो 6 महीने तक की इनको राहत। टीसीएस रेट जो है उसमें 25% की कटौती की गई है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, और इससे 50,000 करोड़ रुपए का लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। ये केवल नारा नहीं, मंत्र है और इसको जमीन पर उतारने का रोड मैप भी तैयार है। आज जो एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत की घोषणाएं की गई है माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा, वो सचमुच में आत्म भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का रोड मैप है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।